उसने उठने की कोशिश की लेकिन उफ, उसके घावों में टीस सी उठी और अर्ध बेहोशी के हालात में उसे महसूस हुआ कि वो अस्पताल के बिस्तर पर है। उसने हल्की सी आंखें खोलकर देखा तो डॉक्टर पूनम के पास आ रही थी और बाकी सब लोगों को बाहर जाने को कह रही थी। वो पूनम की माँ की उम्र की थी। सबके बाहर जाते ही डॉक्टर ने पूनम के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, किसने की तुम्हारी ये हालत? बताओ बेटी, कौन जिम्मेदार है तुम्हारी इस हालत का? तुम जब पूरी तरह से बताने की स्थिति में होगी तभी बाहर खड़ी पुलिस तुम्हारा बयान लेगी। तुम अपने गुनाहगारों को सजा जरूर दिलवाओगी। बेटी, इतना सुनते ही पूनम रोने लगी और बोली, नहीं डॉक्टर, अभी नहीं, मुझे बहुत दर्द है, क्या बताती? पूनम उन्हें वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। तभी डॉक्टर बोली, कोई बात नहीं बेटी, तुम अभी कुछ नहीं बताना चाहती तो मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन तुमसे इतना जरूर कहूंगी कि बताने से तुम्हारे दिल का दर्द कुछ कम जरूर हो जाएगा। मैं तुम्हें दवा दे देती हूँ जिससे तुम्हारे घाव का दर्द कम हो जाएगा। डॉक्टर ने पूनम को दवा दी जिससे पूनम का दर्द महसूस ना हो, लेकिन मन के घावों का क्या करे जो उसे बचपन से ही दिए जा रहे थे। दवा देकर डॉक्टर चली गई तो पूनम ने फिर से आंखें बंद कर लीं और अपने अतीत के गलियारों में खोती हुई बचपन के उन दिनों में पहुंच गई जहां बहुत सी बातें उसके समझ से बाहर थीं और उन सब की वजह ने ही आज पूनम को अस्पताल के बिस्तर पे पहुंचा दिया था। कितना शौक था पूनम को बॉलीवुड खेलने का। वो स्कूल की टीम से खेलना चाहती थी हमेशा। पढ़ने में भी तो अव्वल रहती थी, लेकिन कभी भी उसे अपनी किसी उपलब्धि पर शाबाशी नहीं मिली। लेकिन इसका कारण पूनम कभी समझ ही नहीं पाई। और उस दिन पूनम की माँ कितनी नाराज हुई थी। उसके कानों में माँ की वो आवाज़ ऐसे गूंज रही थी मानो अभी भी बात हो। ना कटवाएगी तो छोरी, लोगों को पता लगेगा तो कितनी बदनामी होगी लड़की होकर ये खेल कूद, और तेरे पापा को पता चलेगा तो तेरे साथ साथ मुझे भी मार डालेंगे। पूनम की माँ पूनम को अंदर कोठरी में ले जाकर उसे डांट रही थी ताकि उसकी दादी को पता ना लगे, वरना वो तो चिल्ला चिल्ला कर सारा घर सर पर उठा लेंगी। पूनम का बालपन तब से समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसकी वजह से उसकी माँ इतनी नाराज और डरी हुई थी। वे सोचने लगी कि मैं तो सिर्फ अपने स्कूल के बॉलीवुड टीम के साथ दूसरे स्कूल के खेलने ही तो गई थी, वो भी इसी शहर में। अब पूनम पिछली बार अपनी सहेली रीना की बहन की शादी में जाना चाहती थी, तभी उसकी माँ से ही नाराज हुई थी और उसे शादी में जाने के नहीं दिया था। वो मन ही मन उदास हो गई। क्यों करती माँ मेरे साथ ये सब? पापा भी हमेशा करते हैं। छोरी तू सिर्फ पढ़ने में ध्यान लगा, इधर उधर की दोस्ती में समय खराब मत कर। पूनम के पापा को कम से कम उसका पढ़ना लिखना तो पसंद था, लेकिन उन दिनों पूनम 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसका घर छोटा था, इसलिए वो भाई बहन अक्सर छत पर खेलते। भाई तो अपने दोस्तों के घर भी चला जाता, लेकिन पूनम को तो पड़ोस के घर में भी जाने नहीं दिया जाता। लेकिन बुलाती थी पूनम की सहेलियाँ उसे, लेकिन यदि भी कभी पूनम की माँ उसे भेज भी देती तो उसकी दादी सारा घर सर पर उठा लेती थी। तो जैसे मौका ढूंढती थी पूनम और उसकी माँ सविता को डांटने का। वो अपनी बहू यानी कि पूनम की माँ को डांटते हुए कहती, ए सविता, बहू छोरी को कुछ लक्षण सिखा। पूरे दिन घोड़ी जैसी कूदती फिर रहे है, पराए घर जाना है, वहाँ जाकर हमारी नाक कटवाएगी। तो पूनम की माँ सविता भी कह देती कि माँ जी अभी तो हमारी लाडो छोटी है, सीख लेगी और फिर ये पढ़ाई भी तो करती है। बस तब तो दादी का पारा और चढ़ जाता और वो सरिता पर चिल्लाते हुए कहती कि बहू बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, मैं इसके बराबर की थी, तब ब्याह कराई थी, पूरी घर गृहस्थी का काम करती थी। दादी फिर बहुत देर तक बबड़ाती रहती तो पूनम की माँ बेचारी चुप हो जाती। पूरे घर का काम सविता जी ही संभालती थी। जब रात को थक हार कर सोने के लिए बिस्तर पर आती तो पूनम सवाल करती, माँ दादी हमेशा मुझसे नाराज क्यों रहती है और आप भी मुझे कहीं जाने क्यों नहीं देती? भैया को तो कोई कुछ नहीं कहता, वो भी तो दोस्तों के घर जाता है, वो तो दूसरे शहर पिकनिक पर भी गया था, तब भी आपने मुझे नहीं भेजा था। तो सविता जी उसे डांटते हुए कहती, वो लड़का है और तू लड़की है, इसलिए तो उसकी बराबरी नहीं कर सकती, फिर तुझे पराया घर भी तो जाना है। कोई ऊंच नीच हो गई तो? लेकिन कैसी ऊंच नीच माँ? पूनम ने पूछा तो सविता जी ने उसे डांटते हुए कहा, कितना बोलती है रे छोरी तू, सो जा चुपचाप, दिन भर काम करके मेरा बदन थक गया है, अब तू मेरा माथा मत चाट। कहकर सविता जी तो सो गई, लेकिन पूनम के सवाल वहीं खड़े रह गए।
जिसके जवाब उसे कभी समझ नहीं आए थे, जैसे ये घर मेरा घर क्यों नहीं है, वो पराया घर कौन सा है जहाँ मुझे जाना है। ये सब सोचते हुए पूनम भी सो गई। अगले दिन सविता जी ने पूनम को अपने पास बैठाया और बोले, देख बेटी, हर लड़की को एक ना एक दिन अपने ससुराल जाना होता है और वही उसका असली घर होता है। लेकिन क्यों माँ, ये घर मेरा नहीं है क्या? पूनम ने पूछा तो सविता जी चुप हो गई। शायद पूनम के इस सवाल का जवाब सविता जी के पास भी नहीं था कि लड़की का घर कौन सा होता है। रविवार के दिन पूनम का भाई देर तक सोता। पूनम भी देर तक सोना चाहती थी, लेकिन सविता जी उसे सुबह सुबह ही उठा देती। माँ, मुझे भी सोने दो ना, मेरी भी तो छुट्टी है, भैया भी तो सो रहा है। पूनम कहती तो सविता जी कुछ बोल पाती, उससे पहले ही दादी चिल्लाने लगती कि ससुराल जाकर ना कटवाएगी हमारी। बहू बेटियां मर्दों के उठने से पहले उठकर घर के कामकाज में लग जाती हैं। दादी और ना चिल्लाए, इस डर से पूनम जल्दी से उठकर घर के कामकाज में माँ का हाथ बटाती। जैसे जैसे पूनम बड़ी हो रही थी, वैसे ही सब लोगों की टोका-टाकी भी बढ़ती जा रही थी। कभी दरवाजे पर खड़ी होकर अपने घर के सामने वाले घर में अपनी सहेली से बात करती तो भी दादी नाराज हो जाती। गर्मियों में छत पर शाम को हवा कितनी अच्छी लगती, लेकिन माँ कहती कोई साथ जाए तभी जाना, अकेले छत पर मत जाना। जिन लड़कों के साथ बचपन से खेल रही थी उनसे अब बात भी कर लेती तो घर में तूफान आ जाता। हे भगवान, ये छोरी बदनाम हो गई तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। दादी चिल्लाते तो पूनम को ये समझ में आ जाता कि जिन लड़कों के साथ बचपन में खेलते आ रहे थे, भला उनके साथ बात करने में बदनाम कैसे हो जाऊंगी। लेकिन कारण पूछने पर डांट के सिवा कुछ नहीं मिलता तो पूनम अकेले में खूब रोती कि आखिर मैं वो सब क्यों नहीं कर सकती जिससे मुझे खुशी मिलती। पूनम पढ़ने में अच्छी थी, इसलिए पापा का झुकाव उसकी ओर था, लेकिन दादी, बाबा और माँ तीनों ही पुराने ख्यालों वाले थे। 12वीं की परीक्षा देते ही दादी ने फरमान सुना दिया कि पूनम अब आगे नहीं पढ़ेगी, अच्छा सा लड़का देकर इसी साल इसके हाथ पीले करने हैं। तो पापा ने विरोध किया और दादी को समझाने का भी कोशिश की कि माँ, पूनम का पढ़ने में मन है तो कम से कम बीए तो करा ही देते हैं, और फिर अभी इसकी उम्र ही तो छोटी है। तो दादी बोले, काहे की छोटी उम्र है, इसकी पूरी 17 साल की हो गई है। इसकी उम्र में तेरी बहुरिया माँ बन गई थी, भूल गए क्या? तो पूनम के बेचारे पापा कुछ नहीं बोल पाए और चुपचाप बाहर निकल गए। पूनम भी बहुत रोई। उस दिन तो सविता जी ने उसे प्यार से समझाया, बेटी, एक दिन तो हर लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है, उनका असली घर तो ससुराल ही होता है। और उसी दिन से पूनम के लिए लड़कों की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई। इसी बीच पूनम का 12वीं का रिजल्ट आ गया, पूरे स्कूल में टॉप रही थी वो। पापा बहुत खुश हुए थे, खुश तो उसकी मम्मी भी बहुत हुई थी। अगर कोई खुश नहीं था तो वो थी पूनम, क्योंकि उसे अपने सपनों के टूटने का आभास हो रहा था। उसी साल पूनम की शादी हो गई और वो ससुराल आ गई। उसका ससुराल बड़े शहर में था। अपना घर, अपना शहर छोड़कर पूनम इस उम्मीद से के साथ अपने ससुराल आई थी कि ये तो उसका अपना घर है, या आराम से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूंगी, हर वो ख्वाहिश पूरी करूंगी जो मायके में पूरी नहीं हुई। कितना बड़ा और कितना सुंदर घर था, आधुनिक सुविधा की हर चीज़ थी। घर में जो चीज़ मैंने अपने मायके में नहीं देखी थी, रंगीन टीवी, फ्रिज, गाड़ियाँ। मन ही मन पूनम अपने भाग्य पर खुश थी। सास, ससुर, ननद, देवर, भरा पूरा परिवार था। सब उसे बहुत प्यार करते थे और पति तो मानो देवता था। कितनी खुशी थी वो अपने ससुराल आकर, मायके को तो जैसे भूल ही गई थी। धीरे धीरे उसने अपने घर का पूरा कामकाज संभाल लिया था, पर उसकी खुशी ज़्यादा दिन नहीं रह पाई। सबके चेहरे पर जैसे नकाब थे और वो नकाब तो महीने में ही उतरने लगे और सबके असली चेहरे नजर आने लगे। जो देवर इतना प्यार और इज्जत देने वाला था, वो तो बहुत ही बदतमीज और मुंह फट निकला। ननद एक नंबर की चुगलखोर थी और इनकी भी गुरु थी। सास, उसकी जुबान बहुत ही कड़वी थी और ससुर मूक दर्शक थे और सास के हुक्म के गुलाम। बस किसी के चेहरे पर नकाब नहीं था तो वो थे उसके पति पंकज, लेकिन वो इतने सीधे थे कि अपनी माँ के सामने उसकी जुबान नहीं खुलती थी। पूनम से प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन उसके साथ होने वाले अत्याचार का विरोध करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। नौकरों की छुट्टी कर दी गई, फ्री की नौकरानी जो आ गई थी घर में। सुबह उठने से जरा भी देर हो जाती तो सास अपने रौद्र रूप में आ जाती और चिल्लाती, यही संस्कार सिखाए तेरी माँ ने,
और फिर पूरे दिन बड़बड़ाती रहती जब तक पूनम उससे हाथ पैर जोड़कर माफ़ी नहीं मांगती। तब तक वो शांत होने का नाम नहीं लेती और फिर यही सोचकर वो पूरे दिन काम में पिसती रहती कि कहीं सास को गुस्सा ना आ जाए। उसके ससुराल वालों के जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। गालियों के साथ साथ हाथ भी उठने लगा था। पति दिन भर ऑफिस में रहते, रात को जब घर आते तो पूनम अपना दर्द बताकर अपना मन कुछ हल्का कर लेती। पंकज भी बेचारा अपनी पत्नी की हालत पर खूब रोता और कहता कि मैं कोई अच्छी नौकरी की तलाश में हूँ, अच्छी नौकरी मिलते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। यही सब झेलते झेलते पूनम को 1 साल से ऊपर हो गया और इसी बीच वो गर्भवती हो गई। तो पूनम को लगा कि शायद इस बच्चे के आने से मेरे प्रति सबका सलूक बदल जाएगा और इस खुशखबरी से घर का माहौल सचमुच बदल जाएगा। देखते ही देखते 5 महीने बीत चुके। एक दिन सुबह जैसे ही पूनम के पति ऑफिस गए तो उसकी सास पूनम के पास आई और बड़ी प्यार से बोली, बेटी आज तू नाश्ता मत करना, हम डॉक्टर के यहाँ तेरा अल्ट्रासाउंड करवाने चल रहे हैं। उससे ये पता लग जाएगा कि बच्चा ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं। तो पूनम भी तैयार होकर उसके साथ चली गई। अस्पताल जाकर पूनम की जांच करने के बाद डॉक्टर ने उसे बाहर भेज दिया और उसकी सास और डॉक्टर में न जाने क्या बात हुई कि थोड़ी देर में सास ने आकर बताया कि बच्चा थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, आज तुम्हें एडमिट करेंगे कुछ और टेस्ट करने के लिए। इतना कहकर सास ने पूनम को अंदर भेज दिया और जब उसे होश आया तो उसके पास एक नर्स के अलावा कोई और नहीं था। उसने नर्स से पूछा, सिस्टर मेरी सास कहाँ है? तो उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर तो पूनम हैरान रह गई। उसने कहा कि वो तो तुम्हारा अबॉर्शन करवाकर कब की चली गई, लेकिन नर्स मेरी सास तो मेरे बच्चे को लेकर इतनी चिंतित थी, बच्चा थोड़ा कमज़ोर ही तो था, फिर अबॉर्शन क्यों करवाया? पूनम ने रोते हुए कहा। तो नर्स ने बताया कि आपकी सोनोग्राफी करवाई गई थी और आपके घर में बेटी थी, इसलिए आपका अबॉर्शन करवा कर गई हैं। पर क्या ये सब तुम्हें नहीं बताया गया था? तो पूनम नामे सिर हिलाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। नर्स ने उसे शांत करवाया और बोली, आपकी सास बोलकर गई हैं कि आपको लेने के लिए शाम को आपके पति आएंगे। इतना कहकर नर्स तो बाहर चली गई, लेकिन पूनम अंदर तक टूट गई और मन ही मन सोचने लगी कि क्यों लड़कियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, और अगर गलती से पैदा भी हो गई तो क्या उसकी ज़िंदगी को नरक बनाकर रख दिया जाता है। वो फूट फूट कर रो पड़ी। शाम को उसके पति पंकज आए तो वो भी बहुत उदास थे। पूनम उनसे लिपट कर रोई और फिर बोली कि मेरे साथ ये सब क्यों किया? मुझे तकलीफ देकर उन लोगों का पेट नहीं भरा था क्या, जो मेरी बच्ची को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया? कहते हुए पूनम के तन और मन दोनों ही लहूलुहान हो गए थे। उसके पति पंकज जैसे तैसे उसे घर लेकर पूनम एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। जब पंकज ने अपनी माँ से कहा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, उसकी माँ ने बड़ी ही बेशर्मी से जवाब दिया कि मुझे पोता चाहिए था, लेकिन माँ एक बार मुझसे पूछ तो लेती। पंकज ने कहा तो उसकी माँ चिल्लाने लगी कि तू कौन सा इस घर का मालिक है जो मैं तुमसे पूछकर हर काम करूँगी। उन्हें अपने किए पर ज़रा भी अफसोस नहीं था। पंकज अपने कमरे में आया और पूनम से बोला कि अब हम अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और करेंगे। उनकी ये बात पूनम की सास ने सुन ली और अगले दिन पंकज के ऑफिस जाते ही उसकी सास, ननद, देवर और ससुर सब लोग उसके कमरे में आए और चारों तरफ केरोसिन छिड़कने लगे। सास चिल्लाते हुए बोल रही थी कि बड़ी आई मुझे मेरे बेटे से अलग करने वाली, अब तुझे ही इस दुनिया से मिटा दूंगी और फिर अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूँगी। पूनम घबराकर उठकर बाहर भागने लगी तो वो चारों लोग थे और पूनम अकेली उसे अंदर धकेल दिया और उस कमरे में आग लगाकर बाहर भाग गए। पूनम के आधे पर्दे, कपड़े भी जल गए और खुद भी जल गए, लेकिन फिर भी पता नहीं उस समय पूनम में कहाँ से बचने की चाहत पैदा हुई और वो अपनी पूरी ताकत बटोर कर वहाँ से बाहर भाग निकली। वो लोग कुछ कर पाते या समझ पाते तब तक पूनम दरवाज़ा खोलकर बाहर सड़क पर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। उसके कपड़े लगभग जल चुके थे। वह नग्न अवस्था में बाहर गिर पड़ी। सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए। सास ससुर की बाहर आने की हिम्मत नहीं थी। जब पूनम को होश आया
तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। पड़ोसियों ने ही पूनम के मम्मी पापा को सूचना दी थी। सास ससुर भी अस्पताल पहुंचकर रोने का नाटक कर रहे थे और पूनम के जलने की मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे थे। तभी अचानक अपनी सास की आवाज़ से पूनम वर्तमान में लौटी। उसकी सास उसकी माँ से कह रही थी कि बहन जी, अपनी बेटी को समझाइए, कहीं पुलिस को कोई उल्टी सीधी गवाही न दे, इसको रहना तो हमारे साथ ही है। उनका ये स्वार्थीपन देखकर पूनम को घिन आ रही थी और जीने की इच्छा भी खत्म हो चली थी। उसने अपनी आंखें खोली तो पापा को सामने पाया। बेटी को होश में आए देखकर पापा फुट फुट कर रो पड़े और बोले, बेटी मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरी ये हालत हो गई। दादी भी रो रही थी, हे भगवान हमें माफ कर दे, हम अपनी छोरी के विवाह की जल्दी ना करते तो आज हमारी छोरी की ये हालत ना होती। माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था। पूनम ने अपनी माँ और दादी से कहा, माँ अब मैं समझ गई हूँ कि बेटी का कोई घर नहीं होता, वो तो मायके में भी पराई होती है और ससुराल में भी पराई होती है। दादी आज मैं समझ गई हूँ कि क्यों मैं आप लोगों पर बोझ थी। फिर पूनम ने रोते हुए हाथ जोड़कर अपनी माँ से कहा, माँ धन्यवाद, आपने कम से कम मुझे जन्म तो दिया। मैं तो अपनी बिटिया को इस दुनिया में ला भी ना सकी। मुझे नहीं जीना ऐसी दुनिया में जहाँ एक औरत दूसरी औरत का दर्द कम नहीं करती बल्कि वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। नहीं जीना चाहती मैं इस स्वार्थी दुनिया में। डॉक्टर साहब मुझे मार डालिए। पूनम चीखे जा रही थी। डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे तो थोड़ी देर में पूनम हमेशा के लिए शांत हो गई। उसी वक्त पूनम के पति पंकज मुंबई से वापस आए थे। गांव में पूनम की हालत के बारे में सुनकर सीधे अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पूनम से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। पूनम मुझसे एक बार बात तो कर लो, मेरा इंतजार तो करती। माँ दादी पापा सब पूनम के निर्जीव शरीर से लिपट कर रो रहे थे, पर वो तो अब हर दर्द हर तकलीफ से मुक्त हो चुकी थी। पंकज वहाँ से उठा, अपने आंसू पोंछे और पुलिस को साथ लेकर सीधा अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ एक माँ भी अपने बेटे की दुश्मन हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर पुलिस की ओर इशारा करते हुए कहा, ले जाइए साहब इन सबको और जो करना है सो कर दीजिए। आज से ये सब लोग मेरे लिए मर चुके हैं। आज पंकज ने उन चारों को सजा तो दिलवा दी थी, लेकिन उनकी पत्नी पूनम तो उनकी ये सजा